अपनी माँ को हाल ही में खोने के बाद अरिसु अपना ज्यादातर समय वीडियो गेम्स खेलने में बिताता है। उसका भाई उसे नौकरी नहीं ढूंढने और उसके लिए विशेष रूप से कंडक्टेड इंटरव्यू को मिस करने के लिए डांटता है और उसके पिता नहीं चाहते कि वो अपने भाई के लिए कोई परेशानी खड़ी करे। इसी बीच करुबे जिस बार में काम करता है वहाँ बारमेड को चूमता है। उसका बॉस उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और अपनी लड़की को छूने के लिए उसे कुछ घूंसे मारता है। क्योंकि वैसे भी उसे निकाला जा रहा है, करुबे भी उसे वापस मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है। इसी समय छोटा को अपनी माँ से निपटना पड़ता है, जो हमेशा उससे पैसे मांगती रहती है। तीनों दोस्त मिलते हैं और घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वे जीवन से निराश और उदास फील कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे किसी और दुनिया में रह सके। मस्ती करने के लिए दृढ़ संकल्पित करुबे अरिसु को उठाता है और सड़क के बीच में ले जाता है ताकि छोटा उन्हें रिकॉर्ड कर सके। अब कारों को उनसे बचना पड़ता है और चाहे लड़के कितनी ही तेजी से भागे, वे एक हादसे का कारण बनते हैं। पुलिस को आते देख तीनों सबवे स्टेशन में भागते हैं और एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। अचानक बिजली चली जाती है और लड़के बाहर आकर पता चलता है कि पूरा स्टेशन खाली है। उन्हें ये देखकर और भी हैरानी होती है कि सड़कें भी खाली हैं। ग्रुप अलग हो जाता है और अपने घरों और वर्क प्लेसेस को खोजता है, लेकिन उनके परिवार और दोस्त भी गायब हो चुके हैं। वे ये भी नोटिस करते हैं कि उनके फोन काम नहीं कर रहे हैं। जब रात होती है तो तीनों ये चर्चा करते हैं कि अब क्या करें, और तभी एक बड़ी स्क्रीन चालू होती है और ये अनाउंसमेंट करती है कि गेम शुरू होने वाला है। एक तीर उन्हें गेम एरिना की ओर ले जाता है और वे दूरी में कुछ रोशनी देखते हैं। वे उन्हें फॉलो करते हुए जी बिल्डिंग तक पहुंचते हैं, जहां वे दीवारों पर लगे लेजर्स को नोटिस किए बिना एक गलियारे को पार करते हैं। एक साइन उन्हें बताता है कि वे प्रत्येक एक फोन लें और डिवाइस फेस रिकॉग्निशन के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। वहाँ कोई सिग्नल नहीं है और एक काउंटडाउन ये अनाउंसमेंट करता है कि गेम 2 मिनट में शुरू होगा। उसी समय शिबुकी आती है और लेजर्स पर एक वस्तु फेंकती है, ये दिखाते हुए कि वहाँ से निकलने की कोशिश करने पर उन्हें चोट लग सकती है। एक हाई स्कूल लड़की के भी उनके साथ जुड़ने के बाद फोन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि पहला गेम शुरू होने का समय हो गया है। इसे डेड ऑनर अलाइव कहा जाता है और इसकी कठिनाई 3 ऑन ऑफ क्लब है। उन्हें 2 मिनट में बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सही दरवाजा चुनना होगा। एलिवेटर उन्हें एक और कमरे में ले जाता है, जहां एक दरवाजे पर लाइफ लिखा है और दूसरे पर डाई। जब वे चर्चा करते हैं कि सही जवाब क्या है, तो कमरे में जहरीली गैस भरने लगती है, जो उन्हें जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर करती है। हाई स्कूल लड़की लाइव दरवाजे को चुनती है, लेकिन वो तुरंत एक लेजर से मारी जाती है। बाकी लोग समय खत्म होने से ठीक पहले डाई दरवाजे से भागते हैं और पिछला कमरा आग से भर जाता है। अगले कमरे में वहाँ दरवाजे और गैस उनका इंतजार कर रही होती है। करुबे लाइव दरवाजा खोलता है और कुछ नहीं होता, इसलिए वे उससे होकर भागते हैं, इससे पहले कि फिर से आग दिखाई दे। फिर वे नोटिस करते हैं कि हर कमरे में चुनने के लिए समय कम होता जा रहा है। इस पर एक बहस छिड़ जाती है कि आगे कैसे बढ़ा जाए और करुबे अरिसु को मुक्का मारता है, जो उनके आने की याद दिलाता है। अरिसु को रियलाइज होता है कि सभी सुराग प्रवेश द्वार पर थे और वो इस डेटा को एक साथ जोड़कर बिल्डिंग का एक डायग्राम बनाता है। इस ड्राइंग को फॉलो करते हुए ग्रुप कई कमरों से गुजरता है और हमेशा सही दरवाजा चुनता है, बिना किसी परेशानी के। हालांकि आखिरी दरवाजे पर दरवाजे वहां नहीं होते जहां उन्हें होना चाहिए। अरिसु हिचकिचाता है, लेकिन लकीली छोटा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसलिए वो अपने मैथ को सही करने और सही दरवाजा चुनने के लिए वीडियो का उपयोग करता है। हर कोई उससे होकर भागता है, इससे ठीक पहले कि आग बाहर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटा का पैर आग से जल जाता है। ग्रुप उसे बुझाता है और छोटा को चलने में मदद करता है ताकि वे फायर एस्केप ढूंढकर बिल्डिंग से बाहर निकल सकें। बाहर आकर फोन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि वे जीत गए हैं, लेकिन वे ये भी नोटिस करते हैं कि छोटा का पैर कितना बुरी तरह से जल गया है। एक टेबल पर उन्हें 3 ऑफ क्लब मिलता है, जो उनके फोन पर 3 दिन की वीजा एक्टिवेट करता है। हालांकि वे समझ नहीं पाते कि इसका क्या मतलब है। उसी समय एक खून से लथपथ आदमी आता है और कहता है कि वो गेम छोड़ रहा है क्योंकि इसमें कोई अंत नहीं है, चाहे आप कितनी भी बार जीत जाएं। फिर एक लेजर उसे मार देता है और सारी बिजली चली जाती है। इससे उन्हें रियलाइज होता है कि वीजा उन्हें बताता है कि उनके पास जीने के लिए कितने दिन हैं, और अगर वे और चाहते हैं तो उन्हें और गेम जीतने होंगे। शहर भर में कई लेजर्स दिखाई देते हैं जो उन सभी लोगों को मार देते हैं जिनका वीजा खत्म हो चुका है। एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर उसागी लाइट्स को देखती है और अपने पिता के बारे में सोचती है कि कैसे वे एक साथ चढ़ाई करते थे। वो उनसे वादा करती है कि वो इस गेम में जीवित रहेगी। सुबह अरिसु एक कार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी स्टार्ट नहीं होती और जो सब्जियां वो ढूंढता है वे सड़ी हुई होती है। ग्रुप कई दुकानों और अपार्टमेंट्स को खोजता है,
लेकिन एक भी मशीन काम नहीं कर रही होती। छोटा को शक होता है कि क्या ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स थी जिसने ये सब किया। इससे ठीक पहले कि गेम फोन भी काम करना बंद कर देते हैं। बाद में वे रेडियो के लिए बैटरी और लंच के लिए डिब्बा बंद खाना ढूंढते हैं और रहस्यमय ब्लैकआउट के समय वे क्या कर रहे थे ये शेयर करते हैं। शिबुकी दावा करती है कि वो काम कर रही थी, जबकि असल में वो अपने शादीशुदा बॉस के साथ गंदगी में फंसने के बाद नहा रही थी। वो 3 दिन पहले आई थी और अपने ग्रुप की एकमात्र जीवित बची हुई है, क्योंकि लड़कों ने ब्लैकआउट बाद में देखा और सब्जियां पहले से ही सड़ी हुई हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ समय अलग तरह से बीतता है। छोटा की चोट बदतर होती जा रही है, इसलिए करुबे और अरिसु अकेले में बात करते हैं और अग्री होते हैं कि वे अपने दोस्त को परेशानी में डाले बिना अधिक जानने के लिए खुद एक गेम में शामिल होंगे। इसी बीच शिबुकी रोते हुए छोटा को सांत्वना देती है, जो सोचता है कि वो जीवित नहीं बच पाएगा। वो कबूल करती है कि वो अपने बॉस के साथ क्या कर रही थी, ये समझाते हुए कि वो उससे नफरत करती थी, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने के लिए ऐसा करती थी। फिर वो छोटा को चुनती है और वे गलत काम करते हैं, जिससे छोटा को उस दिन की याद आती है जब उसने अपनी माँ को स्थानीय पुजारी के साथ देखा था। शहर भर के कुछ खास अपार्टमेंट्स नए गेम्स के साथ रोशनी से भर जाते हैं। करुबे और अरिसु उसागी के साथ एक ही गेम में शामिल होते हैं और हर किसी को एक नया फोन मिलता है। जब ग्रुप में 13 प्लेयर हो जाते हैं तो फोन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि गेम शुरू हो रहा है और इसकी कठिनाई 5 ऑन ऑफ स्पेड है। नितोबे उन्हें बताता है कि ये एक फिजिकल गेम होगा और हर कार्ड सूट का एक अलग मतलब होता है। क्लब टीम बैटल्स हैं, डायमंड्स विट्स हैं और हार्ट्स बेट्रायल हैं। नंबर जितना बड़ा होगा गेम उतना ही कठिन होगा, लेकिन ये अधिक वीजा दिनों के बराबर भी होता है। फोन फिर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि गेम क्लासिक टैग होगा। जीतने के लिए उन्हें 20 मिनट में बिल्डिंग के किसी एक कमरे में सेफ जोन ढूंढना होगा। जब समय खत्म हो जाएगा तो एक छिपा हुआ बम फट जाएगा। ग्रुप पूरी बिल्डिंग में फैल जाता है। इससे पहले कि एक सायरन ये कंफर्म करे कि टाइगर बाहर है, उसागी छिप जाती है, जबकि करुबे, अरिसु और नितोबे दरवाजों को आजमाते हैं और पाते हैं कि वे सभी बंद हैं। अचानक वे गोलीबारी की आवाज सुनते हैं और एक बॉडी उनके सामने गिरती है, जिसका मतलब है कि टाइगर खिलाड़ियों को मार रहा है। जब वे कोने के आसपास देखते हैं तो वे एक मास्क वाले व्यक्ति को बंदूक ताने हुए देखते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। करुबे और अरिसु एक दीवार के पीछे छिपने में कामयाब होते हैं, लेकिन नितोबे भागता रहता है और जल्दी ही मारा जाता है। एक प्लेयर इसे देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलत मोड़ लेता है और गेम स्पेस से बाहर निकलने के लिए एक लेजर से मारा जाता है। एक एक करके प्लेयर मारे जाते हैं, जबकि करुबे और अरिसु छिपे रहते हैं और नोटिस करते हैं कि टाइगर उन्हें नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि मास्क से सीमित है। अरिसु ये जानकारी चिल्लाता है और उसागी टाइगर की लोकेशन शेयर करने के लिए वापस चिल्लाती है, क्योंकि वो एक पाइप पर चढ़कर एक शॉट से बचती है। केवल 8 मिनट बचे हैं और अभी भी 7 प्लेयर बचे हैं। इधर उधर भागने से जाहिर तौर पर कुछ हासिल नहीं हो रहा है, इसलिए प्लेयर इकट्ठा होते हैं और एक प्लान बनाते हैं। टीम का आधा हिस्सा बचे हुए फ्लोर्स को खोजेगा, जबकि बाकी टाइगर का पीछा करेंगे। एक प्लेयर को गोली मार दी जाती है और करुबे उस मौके का फायदा उठाकर उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मारता है, लेकिन वॉर का कोई असर नहीं होता और टाइगर उसे वापस लात मारता है। फिर अगुनी मास्क वाले आदमी पर टक्कर मारता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। जल्द ही करुबे भी उसके साथ जुड़ जाता है। हालांकि टाइगर उन दोनों को हराने के लिए काफी मजबूत होता है। जब टाइगर एक ब्लेड निकालता है तो वो केवल कुछ ही मूव्स में करुबे के पेट को काट देता है। इसी बीच अरिसु और चिशिया को रियलाइज होता है कि गोलीबारी का एक खास पैटर्न था जो उन्हें एकमात्र अनलॉक दरवाजे तक ले जाता है। दोनों खाली अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं और एक सरप्राइज दूसरा टाइगर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चिशिया जल्दी से उसे टेजर से बेहोश कर देता है। हालांकि वो महिला तुरंत ठीक हो जाती है, इसलिए चिशिया अपार्टमेंट से बाहर भाग जाता है, जबकि अरिसु दूसरे कमरे में छिप जाता है। सेफ जोन वहाँ है और गेम खत्म करने के लिए 2 लोगों को 2 बटन दबाने की जरूरत है। अरिसु खिड़की से जवाब चिल्लाता है और उसागी वहाँ की ओर बढ़ती है, जबकि अगुनी पहले टाइगर से लड़ता रहता है। इस प्रक्रिया में उसके चेहरे पर एक निशान पड़ जाता है। हार नहीं मानने वाला अगुनी आदमी को बार बार मुक्का मारता है, जब तक कि वो अंत में अचेत नहीं हो जाता। दूसरा टाइगर दरवाजे को गोली मारकर खोलता है और अरिसु गोलियों से बचकर महिला से लड़ने के लिए कूदता है, उससे बंदूक गिराने की कोशिश करता है। चिशिया ये सब देखता है, लेकिन मदद नहीं करता। उसागी दीवारों पर चढ़कर फ्लोर्स बदलती है और खिड़की से सेफ जोन में प्रवेश करती है। फिर चिशिया उस पर टेजर फेंकता है और वो उसका उपयोग करके हमलावर को बेहोश कर देती है। फिर वो और अरिसु केवल 1 सेकंड बचे हुए बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं। फोन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि प्लेयर जीत गए हैं और टाइगर के गले में पड़े कॉलर फट जाते हैं, जिससे वे तुरंत मर जाते हैं।
करुबे नोटिस करता है कि टाइगर के फोन पर गेम ओवर लिखा है, इसलिए वे भी यादृच्छिक लोग थे जिन्हें खेलने के लिए मजबूर किया गया था। फिर वो एक आवाज सुनता है और एक मरे हुए प्लेयर की जेब में एक रेडियो पाता है। रेडियो पर आवाज कहती है, जवाब हमारे हाथों में है, बीच पर वापस लौटो। चिशिया मरे हुए टाइगर की जेबें चेक करता है और एक अजीब ड्राइंग पाता है। सुबह करुबे और अरिसु वापस आते हैं और रेडियो का संदेश शेयर करते हैं। वे बीच की तलाश में जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि शिबुकी और छोटा का वीजा आज खत्म हो रहा है, इसलिए पहले उन्हें एक और गेम खेलने की जरूरत है। अरिसु मरे हुए टाइगर को देखना बंद नहीं कर पाता। उसकी मौत के लिए खुद को दोषी फील करता है। करुबे उस बार में जाता है जहां वो काम करता था और वहां छिपाए गए एंगेजमेंट रिंग को निकालता है। शाम को बड़ी स्क्रीन एक नए गेम की अनाउंसमेंट करती है और ग्रुप लाइट्स को फॉलो करते हुए बॉटनिकल गार्डन तक पहुंचता है। वे एक टेबल पर कई टूल्स पाते हैं जिस पर एक साइन लिखा है, फ्री टू यूज। वहां 4 फोन भी हैं जो उन्हें ये बताते हैं कि विशेष गोगल्स पहनने से पहले ये अनाउंसमेंट करें कि अगला गेम हाइड एंड सीक है और इसकी कठिनाई 7 ऑफ हार्ट्स है। एक व्यक्ति भेड़िया होगा जबकि अन्य 3 भेड़ होंगे जिन्हें भेड़िया से छिपना होगा। अगर भेड़िया किसी भेड़ को ढूंढ लेता है तो वो व्यक्ति अगला भेड़िया बन जाएगा। गेम 15 मिनट तक चलेगा और जो अंत में भेड़िया होगा वो जीतेगा, जबकि भेड़ों को कॉलर से मार दिया जाएगा। गेम शुरू होता है और छोटा को पहला भेड़िया चुना जाता है। वो तुरंत घबरा जाता है और कॉलर को हटाने की कोशिश करता है, इसलिए अरिसु उसे रोकता है क्योंकि उसे डर है कि नियम तोड़ने से वो मर जाएगा। जब छोटा अपने दोस्त को देखता है तो भेड़िया अरिसु को ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा ही तब होता है जब वो करुबे को देखता है, इसलिए शिबुकी ये सुनिश्चित करती है कि वो उससे आंख मिलाए। एक बार जब उसके पास भेड़िया होता है तो वो एक हथियार उठाती है और छिपने के लिए भाग जाती है। करुबे उसका पीछा करता है और जब वो गिरती है तो वो उससे लड़ने और उसे अपनी ओर देखने के लिए उस पर कूदता है। शिबुकी उसके घाव पर वार करने के लिए एक पत्थर उठाती है। हालांकि वे गलती से आंख मिलाते हैं और वो फिर से भेड़िया बन जाता है। अब वो भागने की कोशिश करता है, इसलिए शिबुकी उसे पकड़ती है और पत्थर से उसके घाव पर बार बार वार करती है। करुबे उसे दूर करने में कामयाब होने के बाद अरिसु आता है और भेड़िया ले लेता है और दूसरों से एक साथ काम करने की भीख मांगता है। शिबुकी मना कर देती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन जब वो हमला करने वाली होती है तो छोटा उसे जमीन पर गिरा देता है। अरिसु फिर से भागता है और छिप जाता है ताकि वो गोगल्स को हटाने के लिए टूल्स का उपयोग करने की कोशिश कर सके। हालांकि उसे टाइगर की मौत याद आती है और वो रुक जाता है। करुबे उसे ढूंढ रहा होता है और उससे भीख मांगता है कि वो उसे भेड़िया बनने दे, ये बताते हुए कि अरिसु यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होने के बाद से कोई भविष्य नहीं रहा। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि अरिसु के पिता हमेशा उसे अपमानित करते थे, लेकिन छोटा और करुबे हमेशा उसे खुश करने के लिए वहां थे। कभी कभी करुबे अपनी डेट्स को छोटा कर देता था ताकि वो अपने दोस्तों के साथ रह सके। उन सभी समय को याद करते हुए रोते हुए अरिसु ये अनाउंसमेंट करता है कि वो गेम से ड्रॉप आउट हो जाएगा और अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो उन्हें भेड़िया पास कर सके, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पाता। छोटा शिबुकी को छिपने के लिए खींचता है क्योंकि मुख्य स्क्रीन सभी को याद दिलाती है कि भेड़ों को छिपना चाहिए। करुबे गोगल्स के माध्यम से उनकी दोस्ती के बारे में बात करना शुरू कर देता है और छिपा रहता है। वो और छोटा दोनों चाहते हैं कि अरिसु उनके लिए जिए। अरिसु भागता रहता है और आखिरकार करुबे को ढूंढ लेता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। समय खत्म हो जाता है और छोटा, शिबुकी और करुबे सभी मर जाते हैं जब गोगल्स के कॉलर उनके सिर को उड़ा देते हैं। सुबह उसागी पार्क में छोड़े गए अपने जाल में एक खरगोश पाती है और ताज़ा मांस के लिए उसे मार देती है। वापस आते समय वो सड़क पर पड़े एक उदास अरिसु को ढूंढती है। जब वो उसके पास जाती है तो वो कहता है कि वो भी मर जाएगा, लेकिन उसागी को परवाह नहीं होती और वो चली जाती है। ये पता चलता है कि उसागी एक वेयर हाउस में छिपी हुई है जहाँ बहुत सारे सर्वाइवल उपकरण हैं। अपने खरगोश स्टू को खाने के बाद वो उपन्यास लेने के लिए बुक स्टोर जाती है और बारिश में पड़े अरिसु को देखती है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि उसागी अपने पिता के बहुत करीब थी और वे हमेशा एक साथ चढ़ाई करते थे। एक दिन उसके पिता बिना ऑक्सीजन के एक विशेष चढ़ाई करने के लिए अकेले चले गए और मीडिया ने परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया, ये आरोप लगाते हुए कि वे पूरी बात को स्टेज कर रहे हैं। अवांछित ध्यान से बचने के लिए वो आदमी एक और चढ़ाई यात्रा पर चला गया और फिर कभी नहीं देखा गया। वर्तमान में अरिसु उसागी के छिपने की जगह पर जागता है। वो उसके साथ खाना शेयर करती है, लेकिन वो इसे नहीं लेता क्योंकि वो अपने दोस्तों की मौत के लिए खुद को दोषी फील करता है और उनसे जुड़ना चाहता है। उसागी शेयर करती है कि उसे भी ऐसा ही फील होता था, लेकिन क्योंकि उसने उसके लिए खाना बनाने का प्रयास किया है इसलिए उसे वैसे भी खाना चाहिए। अरिसु खाना लेता है लेकिन फिर भी नहीं हिलता और अपने वीजा को एक्सपायर होने देने की प्लान बनाता है।
जब उसागी ये उल्लेख करती है कि उसने टैग गेम के दौरान उसकी मदद की थी और वो उस एहसान को चुकाना चाहती है, तो अरिसु अंत में खड़ा हो जाता है। शाम को दोनों लाइट्स को फॉलो करते हैं जो उन्हें एक बस तक ले जाती है। अंदर वे 3 प्लेयर पाते हैं जो यहाँ काफी समय से हैं और सभी गेम्स एक साथ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टीम वर्क उन्हें जीतने में मदद करता है। अरिसु नोटिस करता है कि तकुमा का पैर घायल है। फोन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि गेम शुरू हो रहा है और इसकी कठिनाई 4 ऑफ क्लब है। इसे डिस्टेंस कहा जाता है और उन्हें 2 घंटे में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। स्क्रीन पर लिखा है डिस्टेंस 0। इसलिए वे अनुमान लगाते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना होगा, लेकिन बस में गैस खत्म हो चुकी है। तकुमा ग्रुप से उसे छोड़ने के लिए कहता है और एक बहस छिड़ जाती है, लेकिन अंत में तकुमा उन्हें यकीन दिलाता है कि ये सबसे अच्छा है। उसागी, अरिसु और अन्य 2 आदमी दौड़ना शुरू करते हैं और उनके फोन पर डिस्टेंस काउंटर बढ़ने लगता है। आखिरकार वे एक रिप्लेनिशमेंट स्टेशन पाते हैं, लेकिन उसागी को उन बोतलों पर शक होता है और अपना पानी शेयर करती है। फिर वे तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक कि वे कारों से भरी एक सड़क तक नहीं पहुंच जाते। उन्हें ये देखकर झटका लगता है कि वहाँ एक तेंदुआ इंतजार कर रहा है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। एक आदमी कार के नीचे छिप जाता है, जबकि अरिसु एक दरवाजे से तेंदुए को रोकता है। उसागी एक फ्लेयर ढूंढती है और उसे जानवर पर फेंकती है ताकि वो, अरिसु और दूसरा आदमी दौड़ सके। अनफॉर्चुनेटली तेंदुआ आखिरी आदमी पर कूदता है और उसे खाना शुरू कर देता है। ग्रुप जल्द ही थक जाता है और नहीं जानता कि क्या वे इसे बना पाएंगे। उसी समय अरिसु एक ट्रक के पीछे एक बाइक पाता है और याद करता है कि केवल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नष्ट हो चुके हैं। ये बाइक मॉडल डीजल पर चलता है, इसलिए अरिसु इसे वापस बस एरिया तक धकेलता है ताकि शायद तकुमा की मदद हो सके। उसागी और दूसरा आदमी आगे दौड़ते रहते हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि सड़क एक दीवार से अवरुद्ध है। केवल 15 मिनट बचे हैं। अरिसु बस पर पहुंचता है। 10 मिनट बाद उसागी और आदमी एक आवाज सुनते हैं। ये पता चलता है कि दीवार टूटना शुरू हो रही है और पानी फट रहा है। दोनों तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं और क्योंकि उसागी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, वो बचने में कामयाब होती है। हालांकि आदमी थक जाता है और गिर जाता है, इसलिए पानी उसे मार देता है। उसी समय अरिसु और तकुमा बस पर दिखाई देते हैं और उसागी को अंदर ले जाते हैं, इससे ठीक पहले कि पानी उसे भी ले जाए। समय खत्म हो जाता है और त्रयी अभी भी जीवित है क्योंकि बस पर गोल शब्द पहले से ही पेंट किया हुआ था, जिसका मतलब है कि उन्हें जीतने के लिए वहां रहना था। उनके फोन पर काउंटर ये दिखा रहा था कि वे उससे कितनी दूर थे। तकुमा के उन्हें अलविदा कहने के बाद अरिसु और उसागी एक साइकिल लेते हैं और बीच ढूंढने के लिए पुल को पार करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद अरिसु 2 खिलाड़ियों के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्हें बीच के बारे में कुछ पता है, लेकिन जैसे ही वे ये शब्द सुनते हैं, आदमी भाग जाते हैं। हर रात उसे उसागी के साथ टेंट शेयर करना पड़ता है, जिससे वो असहज फील करता है। ये देखकर कि अरिसु कैंपिंग के आदी नहीं है, उसागी उसे जानवरों को ट्रैक करने जैसे कुछ सर्वाइवल स्किल्स सिखाने का फैसला करती है। उस रात अरिसु कुछ खिलाड़ियों को एक बिल्डिंग पर इकट्ठा होते देखता है। वो नोटिस करता है कि कुछ लोग एक ही लॉकर की चाबी का ब्रेसलेट पहने हुए हैं, जिससे उसे रियलाइज होता है कि अगुनी और उसके दोस्त के पास भी ये था। उसागी एक और ग्रुप ढूंढती है और वहाँ ब्रेसलेट नोटिस करती है। जब शहर भर में कई जगहों पर विस्फोट होने लगते हैं, तो ब्रेसलेट वाले लोग कारों में चढ़ जाते हैं और दूर चले जाते हैं। इसलिए अरिसु और उसागी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये उन्हें द बीच नामक एक होटल तक ले जाता है, जहाँ बिजली होती है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे सकें, उन पर पीछे से हमला होता है और उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। सुबह वे होटल के अंदर जागते हैं और एक आदमी से मिलते हैं जिसे हैटर कहा जाता है, जो दावा करता है कि ये एक यूटोपिया है। वो एक दीवार को प्रकट करता है जिस पर पेंट की गई पूरी डेक कार्ड्स हैं और उनमें से कई क्रॉस आउट हैं। हैटर समझाता है कि गेम को क्लियर करने और असली दुनिया में वापस जाने के लिए उन्हें हर कार्ड के लिए एक गेम जीतना होगा। वो सिद्धांत देता है कि केवल एक व्यक्ति पूरी डेक के साथ बच सकता है, लेकिन डुप्लीकेट इकट्ठा करने से अधिक लोगों को भी बचने की अनुमति मिलनी चाहिए। केवल एक प्लेयर के लिए सभी कार्ड इकट्ठा करना असंभव है, इसलिए वो चाहता है कि उसागी और अरिसु मदद करें। हैटर को ये भी लगता है कि उन्हें किसी अन्य देश में ले जाया गया है, क्योंकि वीजा और पूरी जापानी सोसाइटी रातों रात गायब नहीं हो सकती। होटल बिजली उत्पन्न करने के लिए ईंधन और पानी की आपूर्ति के लिए बारिश का उपयोग करता है। दरवाजे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, इसलिए उन्हें लॉक नहीं किया जा सकता। हैटर के अनुयायियों ने बहुत सारे फायरआर्म्स भी इकट्ठा कर लिए हैं। यहाँ रहने के लिए 3 नियम हैं। हर किसी को स्विमर सूट पहनना होगा, सभी कार्ड बीच के हैं और गद्दारों को मार दिया जाएगा। हैटर दोनों के कार्ड लेता है और संग्रह में जोड़ता है और अरिसु और उसागी को सहयोग करने के लिए धमकाता है।
दिन के दौरान बीच पर सभी प्लेयर तैराकी, पार्टी, पीने और गलत काम करने में अपना समय बिताते हैं। शाम को एक सायरन ये अनाउंसमेंट करता है कि शहर में एक नया गेम एरिया खुल गया है और हैटर एक प्रेरणादायक भाषण देता है, जैसे कि ये युवा उसकी सेना हो। खिलाड़ियों को बहुत सारे छोटे टीम्स में विभाजित किया जाता है ताकि जितने संभव हो उतने गेम्स को टैकल करके बहुत सारे कार्ड जीत सके। एक टीम को कैरोसेल में एक बाघ से निपटना पड़ता है, जबकि एक अन्य टीम को ह्यूमन एलिवेटर पर लटका दिया जाता है। उसागी का ग्रुप दीवार पर नंबर ढूंढने के लिए माचिस का उपयोग कर रहा होता है और अगुनी की टीम एम्यूजमेंट पार्क में जानवरों को गोलियों, तलवारों और यहाँ तक कि मुक्कों से मार रही होती है। अरिसु टाटा, कोइना और आन के साथ एक गेम में शामिल होता है जो उसे बताती है कि ये भी एक परीक्षा है कि क्या वो बीच के एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के लायक है। गेम को लाइट बल्ब कहा जाता है और इसकी कठिनाई 4 ऑन ऑफ डायमंड है। कमरा धीरे धीरे पानी से भर रहा है और छत से इलेक्ट्रिकल वायर लटक रहे हैं। खिलाड़ियों को ये पता लगाना होगा कि 3 स्विच में से कौन सा लाइट बल्ब को चालू करता है, इससे पहले कि पानी उन्हें वायर के खिलाफ धकेल दे। 3 नियम हैं। केवल एक स्विच लाइट बल्ब को चालू करता है। उनके पास केवल एक मौका है, जब दरवाजा खुला हो, लेकिन जब दरवाजा बंद हो तो वे स्विच के साथ जितना चाहे खेल सकते हैं। अगर कोई लाइट बल्ब रूम में है या लाइट चालू है तो दरवाजा बंद नहीं होगा। उन्हें एक ग्रुप के रूप में एक साथ जवाब देना होगा, नहीं तो वायर उन सभी को मार देंगे। एक प्लेयर जिज्ञासा से वायर को छूता है और वहां मर जाता है। अरिसु नियमों के बारे में सोचता है और दूसरों से दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। इससे पहले कि वो पहले स्विच का उपयोग करे, वो कुछ मिनट इंतजार करता है और फिर पहले स्विच को बंद कर देता है और दरवाजा फिर से खोलता है ताकि स्विच 2 को आजमा सके, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो कुइना से बल्ब को छूने के लिए कहता है और वो कहती है कि ये गर्म है, जिसका मतलब है कि स्विच 1 ने इसे चालू किया। वे 1 को जवाब कहते हैं और तुरंत गेम जीत जाते हैं। जब अरिसु होटल वापस आता है तो वो ये देखकर खुश होता है कि उसागी भी अपने गेम में जीवित बच गई है। पार्टी को अगुनी के नेतृत्व में हैटर की मिलिटेंट फोर्स द्वारा बाधित किया जाता है, जो उसागी को लेने आती है क्योंकि हैटर ने उसके लिए कहा था। अरिसु उसकी रक्षा करने के लिए आगे आता है, इसलिए अगुनी अपने आदमियों को उसके पैर तोड़ने का आदेश देता है। उसी समय हैटर आता है और अगुनी से कहता है कि इस बार अरिसु को माफ कर दे क्योंकि वो नया है। बाद में अरिसु को एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि चिशिया हायर अप्स का हिस्सा है। वे नवीनतम कार्ड को संग्रह में जोड़ते हैं और पाते हैं कि उन्हें केवल फेस कार्ड्स और 10 ऑन ऑफ हार्ट्स गायब है। हैटर का वीजा जल्द ही एक्सपायर हो रहा है और मीरा को लगता है कि उसे एक हार्ट्स गेम में शामिल होना चाहिए क्योंकि कई प्लेयर अपने नेता की रक्षा के लिए खुद को मिटाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि वे ये नहीं बता सकते कि गेम क्या होगा, इसलिए हैटर अनाउंसमेंट करता है कि वो जो भी अगला आएगा उसमें शामिल होगा। अगले दिन अरिसु और उसागी सभी खिलाड़ियों से बात करते हैं ताकि अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। हालांकि हर व्यक्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं और ये कहना मुश्किल है कि क्या अफवाह है और क्या सच है। दोपहर में उसागी हथियार ढूंढने का फैसला करती है यदि उन्हें इसकी आवश्यकता हो। अरिसु कुछ गोलीबारी की आवाज सुनता है और एक डंपस्टर से दूर जाते हुए कुछ लोगों को नोटिस करता है। जब वो अंदर देखता है तो वो दर्जनों बॉडीज को देखकर भयभीत हो जाता है। चिशिया और कुइना आते हैं और उसे बताते हैं कि ये गद्दार हैं। वे समझाते हैं कि वे स्टेटस को बदलना चाहते हैं और अरिसु से उनकी प्लान में शामिल होने के लिए कहते हैं। सैनिक हैटर के नेतृत्व से खुश नहीं है और चिशिया को लगता है कि वे जल्द ही बीच पर कब्जा कर लेंगे। जब ऐसा होता है तो वो कार्ड चुराने और छोड़ने का इरादा रखता है। बाद में अरिसु उसागी से मिलता है, जो कोई हथियार नहीं ढूंढ पाई क्योंकि वे सैनिकों द्वारा सुरक्षित है। अरिसु फिर चिशिया की प्लान के बारे में उसे बताने का फैसला करता है। अगले दिन आन 2 मरे हुए खिलाड़ियों के सिर खोलती है ताकि वो जीपीएस चिप ढूंढ सके जो गेम मास्टर्स ने उन पर लगाई होगी ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। वो बाधित होती है जब सभी एग्जीक्यूटिव को हैटर के कमरे में बुलाया जाता है। हर कोई ये देखकर हैरान होता है कि हैटर मर चुका है और वे अन्य खिलाड़ियों से सीखते हैं कि उसे सड़क पर इस तरह पाया गया था। वे मान लेते हैं कि वो एक गेम में मर गया और चर्चा करते हैं कि नेतृत्व कौन संभालेगा। नियम कहते हैं कि यह हैटर का दाहिना हाथ होना चाहिए, लेकिन मिलिटेंट्स हर किसी को धमकाते हैं कि वे अगुनी के लिए वोट करें। सैनिक निरागी मजे के लिए हैटर के मरे हुए चेहरे पर मुक्का मारता है। अब अगुनी उस काले लिफाफे को खोल सकता है जिसमें कार्ड वाले सेफ का पासवर्ड है। एक बार जब वो इसे याद कर लेता है तो वो लीडर की अंगूठी से लिफाफे को फिर से सील कर देता है। जब अगुनी ये अनाउंसमेंट करने के लिए भाषण देता है कि वो नया नेता है तो चिशिया अपनी प्लान शुरू करता है। उसने अगुनी को पासवर्ड वाले पेपर को देखकर हैरान होते देखा और सिद्धांत दिया कि ये खालिद था।
इसलिए उसे लगता है कि वास्तविक पासवर्ड सीलिंग रिंग पर नंबर है। जबकि वो उसागी और कोइना चौकसी करते हैं, अरिसु चुपके से सेफ ढूंढने और पासवर्ड आजमाने के लिए घूमता है। हालांकि नंबर गलत होता है और एक अलार्म बजता है जो सैनिकों का ध्यान खींचता है। अरिसु उनमें चिशिया को देखता है और रियलाइज करता है कि प्लान उसे फ्रेम करने की थी, जबकि उसागी को भी पकड़ लिया जाता है। निरागी अरिसु को तब तक लात मारता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। बाद में अरिसु को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके चेहरे पर टेप लगा दिया जाता है। उसे एक अंधेरे कमरे में सुबह तक इंतजार करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जब उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। इसी बीच आन हैटर का पोस्टमार्टम करती है और हत्या की गोली पाती है। चिशिया कोइना के साथ अपनी असली प्लान पर चर्चा करता है, ये खुलासा करते हुए कि उसे हमेशा पता था कि सेफ नकली है। उसने नोटिस किया था कि अगुनी एक पेंटिंग की ओर देख रहा था और उसे लगता है कि लिफाफे के अंदर एक ड्राइंग थी जिसे मैच करना था। जबकि कोइना चौकसी करती है, चिशिया पेंटिंग के पीछे जांच करता है और असली सेफ पाता है। रिंग का पासवर्ड काम करता है और वो सभी कार्ड ले लेता है। अन्य सैनिक उसागी को नीचे पकड़े हुए होते हैं ताकि निरागी उसका फायदा उठा सके। उसागी उसकी जीभ काटती है और इसके लिए मुक्का मारी जाती है। उसी समय लाइट्स फ्लिकर होती हैं ताकि एक नए गेम की शुरुआत की अनाउंसमेंट की जा सके। चिशिया एक वस्तु को एग्जिट पर फेंकता है और रियलाइज करता है कि बीच गेम एरिना है, इसलिए लेजर्स उसे कार्ड के साथ जाने नहीं देंगे। होटल में हर प्लेयर के लिए एक टेबल पर फोन दिखाई देते हैं और सभी टीवी अगले गेम की अनाउंसमेंट करते हैं, जो 10 ऑफ हार्ट्स है। अरिसु को छोड़कर सभी प्लेयर लॉबी में इकट्ठा होते हैं, जहां वे मोमोका को अपनी छाती में चाकू के साथ पाते हैं। गेम को विच हंटर कहा जाता है और उनके पास इस लड़की को मारने वाले व्यक्ति को ढूंढने और उसे आग में फेंकने के लिए 2 घंटे हैं। सैनिक तुरंत मोमोका की सबसे अच्छी दोस्त असाही को जलाना चाहते हैं क्योंकि वे हमेशा एक साथ होते हैं, लेकिन उसागी और मीरा उन्हें रोकते हैं क्योंकि किसी भी आरोप को साबित किया जाना चाहिए। आन इस मौके का उपयोग ये समझाने के लिए करती है कि वो हैटर के शरीर पर काम कर रही थी और जिस प्रकार की गोली उसने पाई वो साबित करती है कि उसे यहाँ किसी ने मारा था। एक लड़की उंगली उठाना शुरू कर देती है और सैनिक समूरा तुरंत उसे अपनी तलवार से मार देता है। अगुनी अनाउंसमेंट करता है कि अगर हत्यारा आत्मसमर्पण नहीं करता है तो वो हर किसी को आग में फेंक देगा। लोग घबरा जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि निरागी और अन्य सैनिक बेतरतीब ढंग से गोलीबारी करते हैं। उसागी आखिरी फोन लेती है और टाटा, असाही और टाटा के दोस्त के साथ अरिसु को ढूंढने के लिए टीम बनाती है। जल्द ही प्लेयर पूरी बिल्डिंग में मारे जा रहे होते हैं और उनके शवों को तुरंत आग में फेंक दिया जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी हत्यारा नहीं होता। आखिरकार समूरा बेसमेंट में आग लगाता है ताकि हर किसी को यार्ड में बाहर आने के लिए मजबूर किया जा सके, ताकि निरागी छत से उन पर गोलीबारी कर सके। उसागी का ग्रुप अरिसु को ढूंढने के लिए अलग हो जाता है और वो एक डरे हुए सैनिक को वॉशरूम में छिपा हुआ पाती है जो उसे लोकेशन बताता है। टाटा अपने दोस्त को गोली मारते हुए देखता है और शूटर पर कूद जाता है। उसे तब तक मुक्का मारता है जब तक कि वो अरिसु की लोकेशन भी नहीं बताता। इसी बीच कोइना और चिशिया सिक्योरिटी कैमरा रूम में छिपे हुए होते हैं ताकि चीजों पर नजर रख सके और नोटिस करते हैं कि कोई अंधेरे में हिल रहा है। कोइना उस कमरे में जाती है और आन को सुपरग्लू लेते हुए पाती है। वो इसका उपयोग कुछ पाउडर के साथ चाकू से फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए करना चाहती है। महिलाओं को समूरा द्वारा पाया जाता है, इसलिए कोइना आन से जाने के लिए कहती है, जबकि वो उससे लड़ती है। तेजी से हिलकर कोइना समूरा के हमलों से बच सकती है और फर्नीचर का उपयोग सुरक्षा के लिए अन्य कमरों में भाग सकती है। समूरा कोइना से पूछता है कि वो क्या करती थी और वो कहती है कि वो एक कपड़ों की दुकान पर काम करती थी, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। कोइना का जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था और उसके पिता के डोजो में प्रशिक्षित हुई थी, लेकिन हमेशा हार जाती थी। उसके पिता ने भी उसे हर बार पीटा जब उन्हें उसे स्त्रैण चीजें करते हुए पाया। आखिरकार उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और उसने अपना ट्रांजिशन ऑपरेशन करवाया। सालों बाद जब वो अस्पताल में अपनी माँ से मिलने गई तो बूढ़ी औरत ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे सुंदर कहा। इसके विपरीत समूरा एक असफल लेखक था जिसने अपना सिर मुंडवाया और गेम में प्रवेश करते ही सभी टैटू बनवाए ताकि वो एक नया जीवन शुरू कर सके। उनकी लड़ाई जारी रहती है और समूरा कोइना की बांध पर एक कट लगाने में कामयाब होता है। हालांकि कोइना जल्दी से प्रतिक्रिया करती है और उसे निहत्था कर देती है इससे पहले कि एक लात से उसे नीचे गिरा दे। ये कुछ कांच को तोड़ता है और समूरा फर्श पर टुकड़े फेंकना शुरू कर देता है ताकि कोइना के लिए हिलना मुश्किल हो, क्योंकि वो नंगे पैर है। वो अपनी तलवार को पुनः प्राप्त करता है और फिर से हमला करता है, लेकिन कोइना ध्यान केंद्रित करती है और उसे फिर से नीचे गिरा देती है इससे पहले कि सिर पर एक अच्छी तरह से लगा मुक्का उसे मार दे। धुआं धीरे धीरे होटल को भर रहा है और लोग बाहर निकलने के लिए गलियारों में इकट्ठा होते हैं।
जिससे सैनिकों के लिए उन्हें मारना आसान हो जाता है। निरागी लोगों पर गोलीबारी करता रहता है जो बाहर आते हैं और अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करता है। अन्य लड़के उसे पीटते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए उसके आघात ने उसे एक हिंसक व्यक्ति बना दिया है। चिशिया अचानक उसके पीछे दिखाई देता है और कहता है कि हत्यारा एग्जीक्यूटिव में से एक होना चाहिए। वो सभी कार्ड हवा में फेंक देता है और जब निरागी विचलित होता है तो चिशिया एक घर का बना फ्लेमथ्रोवर का उपयोग करके उसे जला देता है। लॉबी में आन मोमोका के शरीर से चाकू लेती है। बाहर सैनिक शवों को जलाते रहते हैं, जबकि अगुनी यहाँ लाए जाने से पहले हैटर के साथ अपनी दोस्ती को याद करता है। इसी बीच अरिसु कुर्सी पर गिर जाता है और सोचता है कि धुआं उसे मार देगा। वो अपने दोस्तों के साथ अपने सबसे अच्छे पलों को याद करना शुरू कर देता है और खुद को याद दिलाता है कि उसे उनके लिए जीवित रहना चाहिए। कालीन के खिलाफ अपना चेहरा रगड़कर वो अपने मुंह से टेप हटाने में कामयाब होता है और वो सही से सांस ले सकता है। फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है और उसागी और अन्य लोग उसे सुनते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। उसी समय और सैनिक दिखाई देते हैं और गोलीबारी करते हैं, इसलिए टाटा और असाही उन्हें यादृच्छिक वस्तुओं से मारकर नीचे गिरा देते हैं। उसागी एक बेडरूम की खिड़की से बाहर निकलती है और पड़ोसी कमरे तक पहुंचती है। कांच को तोड़कर आखिरकार अरिसु को ढूंढ लेती है। वो उसे कमरे से बाहर ले जाती है और वे असाही और टाटा से फिर से मिलते हैं। केवल 30 मिनट बचे हैं, इसलिए वे अरिसु को आखिरी फोन देने से पहले जल्दी से नियम शेयर करते हैं। वो बताता है कि हार्ट्स गेम लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, इसलिए चुड़ैल कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गेम को प्रभावित कर रहा हो। अरिसु फिर रियलाइज करता है कि गेम मास्टर्स ने बीच को हमेशा से देखा होगा और हैटर की मौत का इंतजार किया होगा ताकि ये गेम शुरू किया जा सके, जिसका मतलब है कि केवल एक व्यक्ति हत्यारा हो सकता है। उसी समय आन चाकू के साथ अपना प्रयोग समाप्त करती है और पता लगाती है कि हत्यारा कौन है, लेकिन सैनिकों द्वारा उसे पाया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। एक फ्लैशबैक तब दिखाता है कि मोमोका और असाही शहर की खाली सड़कों पर खुद को रिकॉर्ड कर रही थी। हर कोई गायब हुए 5 दिन हो चुके थे और उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड रखने का फैसला किया था। उन्होंने एक निश्चित व्यक्ति से मिलने का उल्लेख किया था, इससे पहले कि उन्हें एक विशेष स्थान पर ले जाया गया जहां उन्होंने काम करना शुरू किया। फ्लैशबैक समाप्त होता है जब मोमोका सबवे स्टेशन में उतरती है, जो इतना अंधेरा था कि असाही उसे खो देती है। वर्तमान में अगुनी और उसके सैनिक बचे हुए लोगों को लॉबी में इकट्ठा करते हैं ताकि उन सभी को मार सके। अरिसु उन्हें बाधित करता है और हत्यारे को पकड़ने में मदद के लिए कहता है, इसलिए अगुनी उसे पीटना शुरू कर देता है। उसागी कहती है कि इसका मतलब है कि अगुनी को हत्यारा होना चाहिए और अगुनी स्वीकार करता है कि यह सच है। वो सैनिकों से गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन अरिसु उन्हें रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि अगुनी झूठ बोल रहा है। अरिसु को हमेशा अजीब लगता था कि सैनिकों ने पहले बीच पर कब्जा क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके पास सभी हथियार थे। इसलिए वो निष्कर्ष निकालता है कि अगुनी और हैटर हमेशा से एक साथ काम कर रहे थे। अगुनी हिंसक लोगों जैसे निरागी को नियंत्रण में रखने के लिए जिम्मेदार था ताकि हैटर बिना किसी परेशानी के आकर्षक नेता बन सके। हालांकि हैटर धीरे धीरे शक्ति से पागल हो गया और कार्ड छिपाने वाले कई खिलाड़ियों को मार डाला। इसने उसे ये नियम बनाने के लिए प्रेरित किया कि गद्दारों को मौत की सजा दी जाए, जिससे अगुनी नफरत करता था। हैटर के आखिरी गेम के बाद अगुनी उसके पास गया और उससे बीच को समाप्त करने के लिए कहा और हैटर इतना गुस्सा हो गया कि उसने उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अगुनी ने आत्मरक्षा में पहले गोली मार दी और अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। वर्तमान में अगुनी अरिसु को तब तक पीटता रहता है जब तक कि वो उसे ये कहते हुए नहीं सुनता कि उसने भी अपने सबसे अच्छे दोस्तों को मार डाला। खिलाड़ियों को रियलाइज होता है कि अगुनी हर किसी को मारना चाहता था, गेम की परवाह किए बिना, क्योंकि वो हैटर से बदला लेना चाहता था, जो अपने अनुयायियों के प्रेम से पागल हो गया था। अरिसु निष्कर्ष निकालता है कि मोमोका हत्यारा है और उसने खुद को मिटा दिया, लेकिन अगुनी उसे नीचे गिरा देता है और जोर देकर कहता है कि उसने ऐसा किया। एक लड़ाई छिड़ जाती है क्योंकि अगुनी लोगों को मारना जारी रखता है, इरादा रखते हुए कि हर किसी को अपने साथ नीचे ले जाए। ये पता चलता है कि वो दोषी फील कर रहा है क्योंकि हैटर की बंदूक लोड नहीं थी। असाही उसागी और अरिसु से कहती है कि वो एक व्याकुलता पैदा करेगी ताकि वे मोमोका को जला सके। अचानक असाही अनाउंसमेंट करती है कि वो गेम डीलर है और एक लेजर उसके सिर में गोली मारकर उसे मार देता है। उसी समय कोइना आन को लाती है जो पुष्टि करती है कि मोमोका ने खुद को मिटा दिया, जबकि उसागी निष्कर्ष निकालती है कि कोई लड़कियों को नियंत्रित कर रहा होगा। अरिसु आखिरकार अगुनी को मारना बंद करने के लिए मना लेता है। अनफॉर्चुनेटली बेसमेंट से आग आखिरकार लॉबी तक पहुंच जाती है और जब भीड़ मोमोका को पकड़ने की कोशिश करती है तो उन्हें गंभीर रूप से जले हुए निरागी द्वारा गोलीबारी से रोका जाता है।
वो आग को तेजी से फैलाने के लिए एक मशाल फेंकता है और भीड़ पर गोलीबारी करना जारी रखता है, जिससे हर कोई घबराकर भाग जाता है। उसागी और अरिसु उस पर कूदते हैं ताकि उसे रोक सके, लेकिन निरागी जल्दी से उन्हें फेंक देता है। जब वो उन पर गोली चलाने वाला होता है तो अगुनी बीच में आकर ढाल बन जाता है और निरागी को उठाकर बालकनी से कूद जाता है। दोनों आग में गिरकर मर जाते हैं। भीड़ के झटके को फोन द्वारा याद दिलाया जाता है कि 3 मिनट बचे हैं, जबकि हर कोई मोमोका को बाहर चिता पर ले जाता है। अरिसु नोटिस करता है कि असाही का फोन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब मोमोका आग की लपटों के बीच चलती है तो फोन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि गेम खत्म हो गया है और बचे हुए लोग जीत गए हैं। क्योंकि हर कोई विचलित है, चिशिया 10 ऑन पोव हार्ट्स लेने का मौका लेता है। अगली सुबह उसागी और अरिसु मोमोका के फोन पर वीडियो देखते हैं। ये पता चलता है कि मोमोका और असाही डीलर थी, जिसका मतलब है कि उन्होंने गेम्स सेट किए या उनमें शामिल हुए ताकि टाइगर या डिसरप्टर की भूमिका निभा सके। हालांकि उन्हें सामान्य खिलाड़ियों की तरह ही मॉनिटर किया गया था और उनकी पहचान का खुलासा करने का मतलब मौत था। सबवे स्टेशन में एक गुप्त दरवाजा उन्हें गेम लेयर तक ले गया, जो एक बहुत ही उन्नत संरचना थी। अंदर लोग बड़ी स्क्रीन पर गेम्स देख रहे थे और विजेताओं पर दांव लगाते हुए हंस रहे थे। लोगों को मारने से मोमोका और असाही को अपने वीजा पर अधिक दिन मिलते थे, लेकिन वे इसे और नहीं ले सकती थीं। बाद में उसागी और अरिसु वीडियो को फॉलो करते हैं ताकि स्टेशन में गुप्त दरवाजा ढूंढ सके। जब वे गुप्त कमरा ढूंढते हैं तो वे पाते हैं कि हर व्यक्ति पहले से ही मर चुका है। उसी समय चिशिया और कोइना छाया से बाहर आते हैं और खुलासा करते हैं कि उन्हें टाइगर की जेब से मिले ड्राइंग को फॉलो करने के बाद ये जगह मिली, जो एक नक्शा था। हालांकि उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को नहीं मारा और अभी भी नहीं जानते कि गेम मास्टर कौन है। घावों को देखकर चिशिया अनुमान लगाता है कि ये लोग मोमोका को जलाने के बाद मारे गए थे। अचानक स्क्रीन चालू होती है ताकि एक विशेष प्रसारण की अनाउंसमेंट की जा सके। मीरा उन्हें सभी नंबर कार्ड्स ढूंढने के लिए बधाई देती है और हर गेम डेथ के क्लिप चलाना शुरू करती है। फिर वो ये अनाउंसमेंट करती है कि कल फेस कार्ड्स प्राप्त करने के लिए नए गेम्स शुरू होंगे। शहर भर में ब्लिम्प्स दिखाई देते हैं जो गायब कार्ड्स के विशाल संस्करण ले जा रहे हैं। चिशिया अनुमान लगाता है कि ये लोग मोमोका को जलाने के बाद मारे गए थे। अचानक स्क्रीन चालू होती है ताकि एक विशेष प्रसारण की अनाउंसमेंट की जा सके। मीरा उन्हें सभी नंबर कार्ड्स ढूंढने के लिए बधाई देती है और हर गेम डेथ के क्लिप चलाना शुरू करती है। फिर वो ये अनाउंसमेंट करती है कि कल फेस कार्ड्स प्राप्त करने के लिए नए गेम्स शुरू होंगे। शहर भर में ब्लिम्प्स दिखाई देते हैं जो गायब कार्ड्स के विशाल संस्करण ले जा रहे हैं।